हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको क्या बताया गया कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। 11th स्टैंडर्ड में आपको ये समझाया गया है, 11th हम पढ़ रहे हैं। यूनिट्स बताई गई है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है फिजिकल और 7 उनकी फंडामेंटल यूनिट्स होती है। और बाकी जो आपकी यूनिट्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और जिन ड्राइव्ड क्वांटिटी को जिन यूनिट्स में मेज़र किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास क्या है, जैसे ही हमने डायमेंशनल फार्मूला सीखा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक डायमेंशनल फार्मूला होता है। उस डायमेंशनल फार्मूले से हमें क्या पता चलता है, क्या फ़ायदा होता है उसका। डायमेंशनल फार्मूला अगर आपके पास किसी फिजिकल क्वांटिटी का होता है, किसी भौतिक राशि का अगर आपके पास विमीय सूत्र होता है, तो आप उससे बता सकते हैं कि वो क्वांटिटी या वो भौतिक राशि किन किन विमाओं में यानी कि किन किन क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। जैसे बेसिकली बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, F इज इक्वल टू एम, जो F की डायमेंशन होती है दैट इज ML_T-2। बच्चों जो फोर्स की डायमेंशन होती है दैट इज F की जो डायमेंशन होती है फोर्स की ML_T-2 होती है। ML_T-2 से हमें क्या पता चलता है कि जो आपका फोर्स है वो मास, लेंथ और टाइम, तीन फिजिकल क्वांटिटी, तीन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हुआ है। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर इन तीनों में से आप किसी एक को भी कम कर देते हैं या आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ मास और लेंथ और आप फोर्स निकाल लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। यही डायमेंशंस के फायदे होते हैं। दरअसल हम चेक करेंगे कि कितने फायदे हैं। हमारे पास बेसिक 4 फंडामेंटल यूज ऑफ डायमेंशंस होते हैं कि डायमेंशन पढ़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन से कैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी को निकाल सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि इनके बेनिफिट्स क्या है। ऐसा नहीं है कि आपने डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ा और उसे याद करने के लिए पढ़ा है सिर्फ कि वो एग्जाम में आएगा और आपको 2 नंबर मिलेंगे उसके, ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में भी इनके फायदे हैं, वो हम सीखते हैं क्या होते हैं। फिजिक्स को समझने के लिए अब हमें क्या करना होगा बच्चों, आगे चलते हैं। जैसे आपको बताया गया कि सबसे बेसिक कॉमन सा जो डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज होता है वो क्या होता है। अगर आपको किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है किसी भौतिक राशि का, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि वो किन किन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटियों से मिलकर बनी हुई है। तो बात करते हैं पहले की, टू फाइंड ए रिलेशन। डायमेंशनल फॉर्मूले का फर्स्ट यूज क्या है, फर्स्ट फायदा क्या है। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ये बता दिया जाए कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन किन फिजिकल दूसरी क्वांटिटियों पर डिपेंड करती है, तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकाल सकते हो, फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे बच्चों अगर आपको कहा जाए कि आपके पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। एक सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज T इज इक्वल टू 2π√L/G होता है। अगर आपको ना पता हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π√L/G, टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सिंपल पेंडुलम का, सिर्फ आपको ये पता हो कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है आपका, वो उसकी लेंथ, पेंडुलम की लेंथ, जो मास है पेंडुलम का मास, और जो आपका ग्रेविटी है G। जब आप किसी चीज को ऐसे फ्रीली लटका दोगे तो क्या होगा बच्चों, ग्रेविटी के कारण उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा अर्थ के कारण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हम उसे कहते हैं G। यानी कि हमारे पास लेंथ है, मास है और ग्रेविटी है। किसी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज पर, इन तीन यूनिट्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। सिर्फ आपको इतना पता है कि डिपेंड करता है, ये नहीं पता है कि ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो डायमेंशन का बहुत अच्छा यूज ये है कि हम डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2π√L/G कैसे पिक्चर में आया, या कैसे आप इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये होगा ऐसा। तो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जिसका फॉर्मूला आपको निकालना होता है, टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला निकालना है, और आपको बताया गया है कि वो डिपेंड करता है किस पर, L पर डिपेंड करता है, M पे डिपेंड करता है और G पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कैसे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि L की पावर A पे डिपेंड करता है, M की पावर B पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल की पावर C पर डिपेंड करता है, जो आपका ग्रेविटेशनल और जो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। बेस्ट बच्चे, प्रोपोर्शनैलिटी हमने इसलिए लिया है ताकि इनकी डिपेंडेंसी को हम फाइंड आउट कर सके। हमें अभी नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे ही आप यहाँ से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे, अभी आप 11th में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक साइन होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से डायरेक्टली अटैच्ड होती है। अगर आप एक क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तो दूसरी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। कभी कभी ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन ज्यादातर केसों में ये होता है कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का मीनिंग ये है
कि ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। अगर आप इसमें परिवर्तन करने की कोशिश करोगे तो इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि डायरेक्टली इसमें भी चेंज होगे। दूसरा, अगर आप 1 करके लिखते हो तो आप उसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हो। तो बच्चे सपोज करो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लिया है k, दैट इज t इज इक्वल टू k, और ये l टू दी पावर a और m टू दी पावर b और g टू दी पावर c पर डिपेंड करता है। अब आपको क्या करना है, इस साइड में t की साइड में आपको t की डायमेंशन लिखनी है, और जो आपका दूसरी टाइप है वहां पर l, m और g की डायमेंशंस लिखनी होती है। जैसे कि t हमारे पास क्या है, टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, m0 होगा, उसमें l की पावर कितनी होगी, 0 होगी, t की पावर 1 होगी क्योंकि ये हमारा सेकंड में मेजर होगा, इसलिए t की पावर कितनी होगी, 1 होगी, दैट इज इक्वल टू कि हमारे पास कांस्टेंट होता है। बच्चों अभी तक हमारे पास कोई ऐसी थ्योरीज नहीं है या ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे हम किसी डायमेंशन की, खासकर ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी जो डायमेंशंस होते हैं उनकी डायमेंशन निकाल सके, उनकी यूनिट्स निकाल सके। कुछ डायमेंशंस है जिनको मेजर किया जा सकता है, लेकिन जैसे यहाँ पर जो आपका के है वो 4 पाई आएगा, तो एक्सपेरिमेंट के बाद 4 पाई की डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते, पाई की डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो ये एक ड्रॉबैक होता है किसका, डायमेंशन का। ड्रॉबैक कहते हैं बच्चों फेलियर, यानी कि हाँ अगर डायमेंशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, वो आपको रिजल्ट नहीं दे पाती इसके लिए। तो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, के को आप क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, के की डायमेंशन आप नहीं लिखेंगे। एल आपके पास क्या है बच्चों, लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन एल होती है, पावर आपने कितना लिया है उसकी, ए ली है तो ए लिखेंगे। एम क्या है आपके पास, मास है, मास की पावर कितनी लिखेंगे, बी लिखेंगे। और जी क्या है आपके पास, एल टी माइनस 2, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और उसकी पावर सी है। तो जो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन हमने लिखी, कल क्लास में भी हमने पढ़ा था, एक्सेलरेशन, फोर्स, इनकी डायमेंशन हमने जनरली बताई थी आपको। तो जो एक्सेलरेशन है वो एल टी माइनस 2 होता है, उसकी पावर सी लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे थोड़ा, तो दैट इज एल टू दी पावर ए, m टू दी पावर b और l टू दी पावर कितना हो जाएगा बच्चों, c, और t की पावर माइनस 2c, क्योंकि उसकी पावर था और पावर की पावर में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां से आगे बच्चों क्या करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे। आपके पास l की पावर a है, l की पावर c है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो l टू दी पावर कितना हो जाएगा, l टू दी पावर a प्लस c आपको मिलेगा, m की पावर b मिलेगा, m की पास हमारे पास यहाँ की पावर है b, और t की पावर माइनस 2c है, t की पावर माइनस 2c इधर लिखा हुआ है हमारे पास। t की हमने डायमेंशन लिखी थी m0 l0 t1। बेसिकली कुछ चीजें ऑफलाइन ही समझ में आती है, लेकिन फिर भी जितना बेहतर हो सके इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो क्या करेंगे बच्चों, m0 l0 t1 आपने लिख दिया है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की इक्वल होती है तो वो तभी संभव हो पाता है जब दोनों की डायमेंशन या यूनिट्स बराबर हो। ये बिल्कुल ऐसा एक केस है जैसे आपसे कहा जाए कि 10 किलोग्राम यानी कि 10 केजी बराबर है 2 मीटर के, तो बच्चों या 10 मीटर के, तो बच्चे ये बात संभव नहीं है। इनके मैग्नीट्यूड बराबर है, 10 आपको दिख रहा है, लेकिन ये यूनिट अलग है, ये 10 किलोग्राम है और ये 10 मीटर है। यानी कि दो डिफरेंट अगर डायमेंशन या यूनिट्स की दो फिजिकल क्वांटिटी है तो आप उनको डायरेक्टली इक्वल या बराबर नहीं रख सकते, या फिर आप उन्हें एडिशन नहीं कर सकते उनका, या सब्ट्रैक्शन नहीं ले सकते। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 किलोग्राम आपके पास क्या है, कोई वेट है, और प्लस करना है आपको उसमें 2 मीटर क्लोथ, यानी कि 2 मीटर कपड़े में आपको 2 किलोग्राम शुगर चीनी ऐड करनी है, तो कितना होगा, तो ये 4 नहीं होगा। आप समझ गए होंगे कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। इसका मीनिंग ये होगा किलोग्राम में किलोग्राम को ही ऐड कर सकते हो आप, यूनिट क्या होनी चाहिए सेम। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है बच्चों, अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इनकी डायमेंशन आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो डायमेंशन इक्वल होने के लिए इनकी पावर इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे पावर्स का। एल की पावर a प्लस सी है, इधर एल की पावर कितनी है, 0 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से a प्लस सी बराबर क्या मिला आपको, 0 मिलता है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, m की पावर कितनी है बच्चों आपके पास, इस साइड b है, इधर हमारे पास m कितना है, 0 है, तो b इज इक्वल टू कितना, b की वैल्यू भी आपके पास आ गई 0। क्योंकि अगर आपने a, b और c जो ये कांस्टेंट पावर्स में लिए हैं, अगर इनकी वैल्यू निकाल लेते हो और यहाँ पे पुट करते हो इक्वेशन नंबर a, हम इसको ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर ए में अगर पुट करते हो तो आपको टी का एक फॉर्मूला मिलेगा कि कैसे कैसे इनकी डिपेंडेंसी है। तो बच्चों b इज इक्वल टू 0 आपने लिखा है, दैट आता है आपके पास t की पावर माइनस 2c, और इधर t की पावर 1 है, तो यहां से हमें क्या मिलता है, माइनस 2c इज इक्वल टू 1, दैट इज c इज इक्वल टू
-1/2। सी की वैल्यू है आपके पास -1/2। जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन में a + c = 0 में c की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी आपको +1/2। अब आपके पास a भी आ चुका है, अब आपके पास c भी आ चुका है और b भी आ चुका है। तीनों ही की वैल्यू आपको मालूम हो गई है, तीनों की वैल्यू ही आपने फाइंड आउट कर ली है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, जहाँ l की पावर a, m की पावर b और g की पावर c में ये वैल्यूज अपनी पुट कर देंगे। यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी, यानी कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलेगा। दैट इज, हो सकता है आपको लास्ट क्लास में भी पढ़ा हो, लेकिन और बेहतर तरीके से समझ लीजिए। t इज इक्वल टू या t इज इक्वल टू k l टू दी पावर कितनी है बच्चों a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2, तो रख देते हैं 1/2। l की पावर 1/2 आपने लिख दिया है। डॉट m है आपके पास, m की वैल्यू, m की पावर b है और b की वैल्यू जो आपकी i है डायमेंशनली सोल्व करने के बाद वो आई है 0, तो m मिलेगा आपको कितना बच्चों 0 मिलेगा। g एक्सेलरेशन है, उसकी पावर c है और c की वैल्यू आपके पास आई है -1/2। तो -1/2 +1/2 0 सब की वैल्यू आपने रख दी है। तो क्या मिला आपको यहाँ से k, l की पावर, इसे आप √l लिख सकते हो, और ये भी √g है लेकिन इसकी पावर -1 है तो इसीलिए इसे आप पूर्ण में लिख सकते हो √g। और थोड़ा सा सोल्व करेंगे बच्चों, दैट इज t इज इक्वल टू k, आपके पास एक कांस्टेंट है, दोनों ही √l/√g है, तो दोनों को क्या कर सकते हैं एक ही रूट के अंदर रख सकते हैं। तो t इज इक्वल टू k √l/g। और एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमें पता चलेगा कि जो k की वैल्यू है आपके पास वो कितनी होती है 4π होती है। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसी पेंडुलम के लिए, दैट इज t इज इक्वल टू 2π√l/g। ये हमारे पास क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है एक पेंडुलम के लिए। तो बच्चों हमने किया क्या है, हमने डायमेंशन की हेल्प से फाइंड आउट की है रिलेशंस की कैसे फॉर्मूला बनाया जा सकता है। आप और भी बना सकते हो, F इज इक्वल टू mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, विकेंद्र बल होता है, उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। F इज इक्वल टू 6π स्टोक्स लॉ होता है। जितने भी फॉर्मूले हैं E = mc² होता है, जो भी फॉर्मूला है आप निकाल सकते हैं बड़े इजीली। तो ये डायमेंशन का क्या है दूसरा यूज है हमारे पास। पहला यूज क्या था बच्चों, किसी भी फिजिकल इक्वेशन को s इज इक्वल टू ut हाफ at² आपके पास एक इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u + at है, या अदर कोई भी e इज इक्वल टू mc² है, ये फिजिकल इक्वेशंस कहलाती है। फिजिक्स की जो इक्वेशंस होती हैं उन्हें हम फिजिकल इक्वेशंस कहते हैं। अगर किसी फिजिकल इक्वेशंस को आप देखना चाहते हो कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या चेक करना चाहते हो कि वो सही है या गलत है, तो आपको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की डायमेंशंस निकालनी होती है। अगर दोनों इक्वल आती है तो इक्वेशन आपकी करेक्ट हो जाती है। दूसरा यूज क्या है, किसी एक फॉर्मूले को आप डिजाइन कर सकते हो किसकी हेल्प से, डायमेंशनल की हेल्प से। डायमेंशनल फॉर्मूलों का यूज करके आप फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्मूला, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। ये तभी सोल्व कर पाते हो आप, लिमिटेशंस में आता है ये। डायमेंशंस की लिमिटेशन कहते हैं बच्चों की कहाँ जाने के बाद डायमेंशनल फॉर्मूले फेल हो जाएंगे, कहाँ जाने के बाद ये रुक जाएंगे, रिजल्ट आपको पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। ये तभी फॉर्मूला निकाल सकता है अगर कोई फॉर्मूला मैक्सिमम 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो। यहाँ हमने एल एम जी 3 क्वांटिटी ली है। दूसरी बात, तीनों ही मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवाइडेशन में हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये मेथड नहीं लगेगा, हम फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। इसका मीनिंग ये हुआ कि s इज इक्वल टू ut + हाफ at² जैसी समीकरण को आप इससे क्या नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। डायरेक्टली कोई फॉर्मूला है तो उसे ही निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला भी लगभग मैक्सिमम 3 क्वांटिटियों में ही क्या हो आपका डिपेंड करता हो, 3 ही क्वांटिटी पे डिपेंड करता हो। 3 से ज्यादा पे अगर वो करेगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। जो डायमेंशन का ये यूज है ये कोलैप्स कर जाता है। 2 यूज हो गए बच्चों। तीसरा यूज क्या है बच्चों, हम क्या करते हैं किसी यूनिट को, जैसे आपके पास कोई यूनिट MKS में है, आप उसे CGS में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपको बताया गया होगा या अभी हम जानेंगे कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के, यानी कि 1 न्यूटन फोर्स आपने किसी पे लगाया, अगर आप उसकी CGS में यूनिट देखोगे तो वो कितने पर होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। यानी कि इसका एक यूज ये भी है कि आप MKS को CGS में और CGS को MKS में बदलकर देख सकते हो कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होगा, 1 जूल कितने के बराबर होगा, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो बाकी के दो यूज हमारे पास बचे हुए हैं कि डायमेंशन के क्या फायदे हैं। ये फायदा ही है बच्चों कि हम इससे कोई भी इजीली 3 क्वांटिटी डिपेंडेंस फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तब तक के लिए आप अपनी किताबों से पढ़िए और ज़्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। और किसी प्रकार का अगर डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। देखे जाते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो जरूर उसका आंसर आपको दिया जाएगा।
Thank you so much. We continue with the study.